वर्षा वाला पॉइंट कंप्लीट कर रहे थे और उसमें कई सारे शब्द हैं जो हमने सीखे हैं। विलोमता आता है, विसंगति आता है, परिवर्तनशीलता, चक्रवाती वर्षा, वाताग्री वर्षा, पर्वतीय वर्षा, संवहनी वर्षा। क्या ये सब हम सीख चुके हैं? हाँ। फिर वर्षा के प्रकार, जो कि पर्वतीय चक्रवाती ही लिख के आना है, और वर्षा को प्रभावित करने वाले कारक वो हम आगे सीखेंगे। फिर हमने कुछ नए शब्द और सीखे थे। कृत्रिम वर्षा, मेजवीगन, संगनन, हिमांक, ओसांक बिंदु, सापेक्षिक, निरपेक्ष आर्द्रता, एडियाबैटिक और डायबैटिक। बस यही वो टर्मिनोलॉजी है जिससे पूरा वर्षा वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अगर हमसे कोई पूछे कि एडियाबैटिक डायबैटिक को डिटेल में समझाओ, मतलब इस टॉपिक में वर्षा के अंतर्गत, तो एडियाबैटिक डायबैटिक तापमान जब आएगा तो उसमें क्लियर कर देंगे। फिलहाल मैंने ये लिखा है कि एडियाबैटिक से अगर हम बादल बनाएंगे तो आसमान में बनेगा, और डायाबैटिक से बादल बनाना है तो वो जमीन पर बनेगा। एडियाबैटिक से बनने वाले बादलों से ओला बरसता है, पानी बरसता है, और डायाबैटिक से बनने वाले बादलों से कोहरा बनता है, ओस गिरती है, पाला पड़ता है। आइए अब इन कामों को एक बार कंप्लीट करके देखते हैं और खत्म करते हैं इसको। फिर पीडीएफ पढ़ के वर्षा वाला टॉपिक खत्म और भारत में वर्षा करा के आज देखेंगे। मैं एक लास्ट फाइनल डायग्राम बना रहा हूं और इससे फिर चीजें एकदम खत्म हो जाएंगी। देखो, तो बाकी समझ में आ गया होगा। ये वाला हिस्सा कौन सा है? ये है स्थल मंडल, इधर भी है ये स्थल मंडल, और हम लोग पढ़ रहे हैं जल चक्र। अब इसमें देखो आज कितने 3 मार्कर्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। होता कुछ इस प्रकार से है कि जब पानी गर्म होगा तो पानी गर्म होने के बाद भाप बनेगा, और भाप बनकर यह पानी ऊपर की ओर उठेगा। पानी जब गर्म होगा तो यह पानी भाप बनकर कहां उठेगा? ऊपर की ओर उठेगा। और जब पानी भाप बनकर ऊपर की ओर उठ रहा है तो ये भाप ऊपर जाएगी, और जैसी है भाप ऊपर जाएगी तो ऊपर बादलों का निर्माण करेगी, और जो बादल है वो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देंगे। मान लो कि मैंने बादल बना दिए, तो ये जो जा रहा है पॉइंट ऊपर की तरफ, ये एक्चुअली जलवाष्प है। ऊपर जा रही है तो बोलेंगे जलवाष्प का आरोहण हो रहा है। जलवाष्प कहां जा रही है? ऊपर। जैसे जैसे जलवाष्प ऊपर जाएगी, यानी ऊपर जाने पर एडियाबैटिक एडियाबैटिक तापीय परिवर्तन से, परिवर्तन के कारण जलवाष्प ठंडा होना प्रारंभ करती है। प्रश्न ये है कि जब नीचे से जलवाष्प ऊपर जा रही है तो किस तापीय परिवर्तन के कारण यह जलवाष्प ठंडा होना प्रारंभ करती है? तो जवाब है एडियाबैटिक तापीय परिवर्तन के कारण। हमको मालूम है कि ऊंचाई बढ़ने पर, ऊंचाई ऐसे में लिख दूं मैं, प्रति 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर ऊंचाई बढ़ने पर लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है, जिसे सामान्य
या पर्यावरणीय ह्रास दर कहते हैं। तो जब नीचे से हवा ऊपर जा रही है तो लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है, जिसे सामान्य ह्रास दर या पर्यावरणीय ह्रास दर कहते हैं। अब ये शब्द 2 मार्कर्स के लिए आ गया कि सामान्य ह्रास दर क्या होता है। फिर एक शब्द आ गया कि एडियाबैटिक तापीय परिवर्तन क्या होता है। तो यहाँ पर हमने 2 चीजें यहाँ पे कंप्लीट कर ली हैं। अब ये जलवाष्प ऊपर जा रही है। अब जलवाष्प जो होगी वो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगी तो स्वाभाविक है कि वो छोटी छोटी पानी के रूप में बदलने का प्रयास करेगी। ये ऊपर जा रही है, जलवाष्प ऊपर जा रही है, और यहाँ पर एक पॉइंट हम डिसाइड कर लेते हैं कि एक निश्चित पॉइंट के बाद जब पहुंच जाएगी तो एक निश्चित पॉइंट के बाद, वो मान लो पॉइंट ये रहा, एक निश्चित पॉइंट के बाद वो मान लो पॉइंट ये रहा, फिर एक और लाइन मैंने खींच दी, ये रहा। एक समय ऐसा आएगा कि जो जलवाष्प ऊपर जा रही है, ये जलवाष्प ऊपर जाएगी तो ठंडी होगी, तो किस पॉइंट पर जाकर जलवाष्प छोटी छोटी पानी की बूंदों में बदल जाती है, तो उसको बोलते हैं ओशांक बिंदु। ओशांक बिंदु क्या है मुझे बताओ। अगर प्रश्न पूछा जाए कि ओशांक बिंदु किसे कहते हैं, तो इसका जवाब है कि वह तापमान जिस पर संघनन होता है, संघनन होता है। संघनन को इंग्लिश में कहते हैं कंडेंसेशन। तो अगला प्रश्न ये है कि ये संघनन का क्या मतलब होता है सर। संघनन का मतलब होता है जलवाष्प का छोटी छोटी पानी की बूंदों में बदल जाना। तो जब मैं बोलूंगा कि जलवाष्प छोटी छोटी पानी की बूंदों में बदल गया है, इसका मतलब है वो संघनन हो गया है। ध्यान रखना है, संघनन यह एक प्रक्रिया है। संघनन क्या है? यह एक प्रक्रिया है। और ओशांक बिंदु क्या है मुझे बताओ। यह एक अवस्था है, यह एक अवस्था है। तो दोनों में फर्क है। अवस्था का मतलब एक स्थिति है तापमान की। तो जब तापमान इतना कम हो जाए कि नीचे से जाने वाली जलवाष्प छोटी छोटी पानी की बूंद में बदलना शुरू हो जाए, तो समझ जाना कि वो ओशांक बिंदु पहुंच चुका है। और जिस प्रक्रिया से वो पानी की बूंदें बदल रही हैं उसको संघनन कहा जाता है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब पॉइंट समझो ध्यान से कि जो जलवाष्प नीचे से ऊपर गई है वो ओशांक बिंदु को पार कर चुकी और छोटी छोटी पानी की बूंदों में रूप लेकर वो बादल का निर्माण कर चुकी है। अब ये छोटी छोटी पानी की बूंदों के रूप में ये पानी की ड्रॉपलेट्स जो हैं वो हवा में तैर रही हैं। पर ऐसा नहीं है कि ये ऊपर जाने से अपने आप को रोक पा रही हैं, नहीं, ये ऊपर और जा रही हैं। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान और कम होगा। तो जब जलवाष्प पानी की बूंद बन सकता है तापमान कम होने की वजह से, तो पानी को और ठंडा किया जाए तो क्या बनेगा? वो बर्फ बनेगा। बर्फ के छोटे छोटे कण बनेंगे। तो ऐसी लाइन जिसके ऊपर अगर पानी निकल जाए तो उस पानी के निकलने से हिमकण का निर्माण होता है। तो जब पानी हिम का कण बन जाए और जिस तापमान पे बनता है उसको हिमांक बिंदु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हिमांक बिंदु कहते हैं। तो बादलों में दो अवस्थाएं होती हैं, दो लाइन होती हैं जो होती नहीं है, हमें इमेजिन करनी होती हैं कि यदि जलवाष्प पानी बन रहा है एक तापमान के बाद, तो समझ जाना कि उस तापमान को ओशांक बिंदु कहेंगे। और पानी की बूंदें धीरे धीरे ऊपर जा ही रही हैं, चूंकि हल्की है ये तो ऊपर जा सकती हैं, जैसे जलवाष्प ऊपर जा रहा था। तो एक समय ऐसा आएगा कि वो एक लाइन को पार कर जाएंगी जिसके ऊपर जाने पर इतनी ठंडी होगी कि वो पानी की बूंदें छोटी छोटी हिम के कण बन जाएंगे। तो उस लाइन को हिमांक बिंदु कहा जाता है। तो जिन बादलों में हिमांक बिंदु की लाइन होती है उन बादलों में हिम के कण बनते हैं।
हाँ सर, ये बात समझ में आई। अब इसमें समस्या क्या है कि जो जलवाष्प ऊपर जा रहा है ना, वो जब संघनन की क्रिया से छोटी छोटी पानी की बूंद का रूप लेता है, तो पानी की बूंदें इतनी छोटी होती हैं, आप इमेजिन करना, पानी की बूंदें इतनी छोटी होती हैं कि जो हम चम्मच से खाना खाते हैं घर पे, उस चम्मच को ले लो और इस बादल में बनने वाली उन पानी की बूंदों को उठाकर भरो, तो एक चम्मच में 10 लाख से ज्यादा पानी की बूंदें भरी जा सकती हैं। तुम सोच रहे हो, उस छोटी चम्मच में 10 लाख से ज्यादा पानी की बूंदें भरी जा सकती हैं। सर ये तो आपने बहुत अतिशयोक्ति बोल दिया। हाँ, ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, बस तुमको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो जलवाष्प संघनन की क्रिया से उष्णांक बिंदु को पार करके पानी की बूंद में बदल रहा है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने छोटे हैं कि वो वजनदार नहीं होते, उनमें भार नहीं होता। तो उसके दो परिणाम होते हैं। कोई भी चीज नीचे कब गिरती है, अगर मान लो ये पानी की बूंद है, ये ऊपर से नीचे कब आएगी, जब उसको नीचे गुरुत्वाकर्षण खींचेगा। गुरुत्वाकर्षण उस पानी की बूंद को खींचना चाह रहा है, लेकिन इतनी छोटी है कि वो नीचे नहीं आ पा रही है। दूसरा एक और समझना आप, पानी की बूंदें हवा में तैर रही हैं, यानी जो हवा है उसका भी अपना एक बल है। उस बल को कहा जाता है उत्प्लावकता बल, बायोन्सी फोर्स। जैसे पानी में होता है, किसी व्यक्ति को तुम जमीन पर घसीटो और किसी व्यक्ति को तुम स्विमिंग पूल में या नदी में, ऐसे दोस्त तुम्हारा, उसको पानी पे खींचो तो वो बड़ी आसानी से खिंच जाता है। जमीन पर खींचोगे तो तुम्हें ताकत लगेगी। क्यों? क्योंकि पानी का अपना एक उत्प्लावकता बल होता है। हर एक द्रव पदार्थ का अपना, एक ठोस पदार्थ का, हर एक धातु का, हर एक पदार्थ का अपना एक उत्प्लावकता बल होता है, धातु का नहीं, पदार्थ का। तो जो हवा है, उस हवा के मॉलिक्यूल के भी बंद होंगे आपस में, और उसके ऊपर ये पानी की छोटी छोटी बूंदें तैर रही हैं। अब पानी की बूंदें नीचे आना चाह रही हैं तो उसको दो लोग रोक रहे हैं। पहला, हवा का उत्प्लावकता बल, उस बूंद में उतना वजन ही नहीं है कि वो बंद को तोड़ के नीचे आ जाए, तो एक तो हवा के उत्प्लावकता बल के कारण वो पानी की बूंदें हवा में तैर रही हैं। दूसरा, आकार बहुत छोटा है तो गुरुत्वाकर्षण उसको नीचे बुला नहीं पा रहा है। अगर ये दोनों टूट जाएं, यानी गुरुत्वाकर्षण पानी की बूंद को बुलाने के लिए सक्षम हो जाए, या पानी की बूंद गुरुत्वाकर्षण के बुलावे के साथ नीचे चली जाए और उत्प्लावकता बल टूट जाए, तो फिर वर्षा हो जाएगी। याद रखना, उत्प्लावकता बल को तोड़ने के लिए बूंद का साइज बड़ा करना पड़ेगा, और बूंदों के साइज बहुत छोटे हैं। तो इन बूंदों ने एक बार मीटिंग की कि यार हम लोग ऊपर तो आ गए, नीचे कैसे जाएं, गुरुत्वाकर्षण तो हमें बुला ही नहीं रहा है। तो एक ने कहा गुरुत्वाकर्षण हमें तब बुलाएगा जब हम बड़े हो जाएंगे, और ये उत्प्लावकता बल जो हवा का है वो हमें तब जाने देगा जब हम भारी हो जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा? बोले हम सबको अब इकट्ठा होने की जरूरत है, पर इकट्ठा होने के लिए लीडर चाहिए। तो जो बादलों में छोटी छोटी पानी की बूंदों को इकट्ठा करके बड़ी पानी की बूंद बनाने का प्रयास करता है, बादलों में ऐसे धूल के कणों को आर्द्रताग्राही कहा जाता है, हाइग्रोस्कोपी। आर्द्रताग्राही ऐसे समझो कि एक ऐसा नेता है जो छोटी छोटी पानी की बूंदों को इकट्ठा करने की क्षमता रखता है। अगर मैं आपसे पूछूं या एमपीपीएससी आपसे एक प्रश्न पूछे, और देखो आप कितने बच्चे इसमें गलत करके आओगे। प्रश्न यह है कि वर्षा के लिए सर्वाधिक आवश्यक है, आप समझिएगा और देखना अभी कितने लोग गलत करके आएंगे। पहला, आर्द्रताग्राही। दूसरा, जल। तीसरा, तापमान। चौथा, जलवाष्प। मैंने प्रश्न पूछा है कि वर्षा के लिए सबसे ज्यादा क्या आवश्यक है, तो तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन रख दिए मैंने, आर्द्रताग्राही, जल, तापमान और वर्षा। अब पूरा दिमाग चलेगा कि सर वर्षा किससे होती है, बिना पानी के वर्षा कैसे हो सकती है, पानी नहीं होगा तो जलवाष्प कैसे बन जाएगा, जलवाष्प नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे। जवाब दो जरा इसका कि वर्षा के लिए सबसे आवश्यक क्या है। तो सर देखने में तो चारों आवश्यक लग रहे हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना जिससे तुम इसका मैथ समझ पाओ कि यदि आर्द्रताग्राही नहीं है तो वर्षा नहीं हो सकती। तो वर्षा के लिए सबसे आवश्यक है आर्द्रताग्राही, हाइग्रोस्कोपीज।
ये इनके बिना वर्षा नहीं हो सकती, ये सिद्धांतों में कहा गया है, प्रयोगशाला में प्रयोग भी हुए हैं। तो अगर मैं तुमसे ये कहूं कि कोई जलवाष्प नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके बादल बना रहा है, संतृप्त भी हो गया, संघनन भी हो गया, माने जलवाष्प पानी की बूंदों में बदल चुका है। अब तुम ये देख रहे हो कि हमारे ऊपर काले रंग का घनघोर बादल है, लेकिन बरस नहीं रहा है साला। बरस इसलिए रहा है कि भले ही संघनन हो जाए, भले ही सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाए, लेकिन जब तक उस बादल में आर्द्रता ग्राही नहीं होंगे वो पानी नीचे नहीं आएगा। और आर्द्रता ग्राही किसी भी रूप में हो सकते हैं, धूल के कण के रूप में हो सकते हैं, राख के रूप में हो सकते हैं। तो आर्द्रता ग्राही क्या करता है, वो ऐसे कण होते हैं जिनके अंदर नमी को सोखने की क्षमता होती है। तो जैसे ही ये जल की बूंदें जो कि नमी है इस आर्द्रता ग्राही के साथ चिपकना शुरू करती हैं, तो एक बड़ी सी बूंद का निर्माण होता है। और जब आर्द्रता ग्राही में लाखों बूंदें जुड़कर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, तो अब बताओ इस बूंद का भार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हाँ सर। तो अब क्या इसको हवा होल्ड कर पाएगी? नहीं, हवा के बॉन्ड तोड़कर कहां की ओर भागेगी? नीचे की ओर। और जैसे जैसे पास आएगी गुरुत्वाकर्षण बढ़ता जाएगा, तो पानी की स्पीड और बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव और उत्प्लावकता बल में कमी के कारण बादलों में छोटी छोटी जल की बूंदें आर्द्रता ग्राही के साथ मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, और वह बड़ी बूंद गुरुत्वाकर्षण के बुलावे पर जमीन पर आती है, और इन्हीं बूंदों के समूह को वर्षा कहा जाता है। तो वर्षा कैसे होती है, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरी बातों को बहुत अच्छे समझ पाए होंगे। अब स्वाभाविक है कि ये जो पानी आ रहा है वर्षा के रूप में, यह पानी जाकर किसी जल राशि में मिलेगा, जल राशि गर्म होगी, गर्म होगी तो भाप बनेगी, और इस प्रकार से यह हमारा जल चक्र स्टार्ट हो जाएगा। एग्री कर रहे हो इस बात से? पानी आएगा, पानी जाएगा, पानी आएगा, पानी जाएगा, इसे हम जल चक्र कहते हैं। पर अभी कहानी इसमें और बची हुई है। मान लो कि कुछ जल की बूंदें ऐसी हैं जिन्हें अय्यासी करने का शौक है। वो कहती है कि मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगी, मुझे तो अभी और ऊपर जाना है। ऊपर जाने के लिए हल्का होना पड़ेगा। तो तुम भी अगर जीवन में ऊपर जाना चाहते हो तो यहां से हल्के हो, अपना ईगो साइड में रखो, अपना घमंड साइड में रखो। जितने तुम हल्के होगे उतना तुम ऊपर जाओगे। तो ये भी हल्के हो गई, और कुछ पानी की बूंदें ऊपर जाना शुरू कर दी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ऊपर जाने पर तापमान और कम होगा, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी आती है। तो ऐसी एक काल्पनिक रेखा कि जिसको अगर पानी की बूंद पार कर जाए तो तापमान इतना कम होता है कि यह पानी की बूंदें छोटे छोटे हिम के कण यानी बर्फ के कणों के रूप में बदल जाती हैं। उस काल्पनिक रेखा को हिमांक बिंदु कहा जाता है। यानी इसके ऊपर अगर पानी की बूंद गई तो बर्फ का रूप ले लेगी, और इसके नीचे रही तो वह पानी का रूप रहेगी, और उसके नीचे रही तो वह जलवाष्प के रूप में रहेगा। तो पानी की 3 अवस्थाएं हैं, यहाँ गैस के रूप में, यहाँ द्रव के रूप में, और यहाँ ठोस के रूप में। ये बात समझ में आ रही है? हाँ। ऊंचाई बढ़ने के साथ पानी तीनों अवस्थाओं में पाया जा सकता है। पर्वतों की चोटियों पर जमने वाली बर्फ पानी की ठोस अवस्था कही जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ये होता है और ये होगा कि ये जो बर्फ के कण हैं, ये बर्फ के कण आपस में मिलकर एक बड़ा कण बनाते हैं। तो यह बड़ा कण स्वाभाविक है कि नीचे की तरफ भागेगा। अब जब वो ऊपर से नीचे की तरफ भाग रहा है बर्फ का बड़ा गोला, तो जैसे जैसे वो पृथ्वी के समीप आएगा वैसे वैसे हमारा वायुमंडल घना होता जाएगा, और वायुमंडल घना होता जाएगा तो इस बर्फ के गोले में वायुमंडल के घने होने की वजह से गैसों का घर्षण होगा, और घर्षण होगा तो इस बर्फ के गोले का तापमान बढ़ेगा, और तापमान बढ़ेगा तो यह बर्फ का गोला पिघलेगा। तो यह बर्फ का गोला पिघलते 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 पृथ्वी पर आता है। तो जो पिघल गए वो ठंडी ठंडी पानी की बूंदों के रूप में गिरते हैं, और जो पिघले नहीं उसका कुछ अवशेष बच गया उनको हम ओला कहते हैं। तो ओला वृष्टि कब होती है? जब कोई पानी हिमांक बिंदु की काल्पनिक रेखा को पार करके हिम के कण के रूप में बदल जाए, फिर वो हिम के कण आपस में मिलकर एक बड़ा हिम का कण बनाए। बड़ा हिम का कण गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आता है, वायुमंडल में घर्षण होता है, घर्षण से वह गर्म होकर पिघलने लगता है। अगर पूरा पिघल गया तो ठंडा ठंडा पानी की बूंदें गिरती हैं जमीन पर, और अगर बच गया तो उस बचे हुए अवशेष को ओला कहा जाता है, और इस प्रकार की वर्षा को ओलावृष्टि कहते हैं।
सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सर हमको कैसे मालूम चलेगा कि ओलावृष्टि होने वाली है? जब पानी बरसता है और पानी की पहली बूंद भयंकर ठंडी हो तो तुम अपने घरों में जाके घुस जाओ। वो पानी की ठंडी बूंद ये कह रही है कि मैं तुमको ठंडा इसलिए महसूस करा रही हूँ क्योंकि जब मैं ऊपर से आई हूं ना तो बर्फ के रूप में आई थी, लेकिन घर्षण होने से पानी की बूंद में परिवर्तित हो गई हूं मैं। लेकिन जो मेरे अवशेष हैं हो सकता है उसमें कई ना पिघले बड़े आकार की वजह से, तो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बर्फ के गोले गिरेंगे तुम्हारे खोपड़ी के ऊपर से, घूमने पड़ेंगे, भाग जाओ अंदर। तो जब ओले पड़ते हैं तुम देखना, कोई ओला छोटा, कोई ओला बड़ा, कोई कैसा, इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो ओशांक बिंदु और हिमांक बिंदु का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इसमें होगा क्या, एक पॉइंट समझिएगा। यहां से जा रहा है जल की बूंद, ऊपर की तरफ जा रही है, और यहां से आ रही है हिम के कण, नीचे की तरफ आ रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जल के आयन जा रहे हैं, ये हिम के आयन आ रहे हैं। इमेजिन करो अगर कोई ऊपर जा रहा है और कोई ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहां पर टक्कर होगी कि नहीं होगी? होगी। और जब आयनों में टक्कर होती है तो दो घटनाएं होती हैं, एक ध्वनि निकलती है और दूसरा प्रकाश निकलता है। तो जिस भी बादल में पानी की बूंदें ऊपर जा रही हों और हिम के कण नीचे आ रहे हों, ऐसे बादलों में इनके आयनों के टकराने से तेज आवाज होती है जिसे हम बोलते हैं बिजली का कड़कना, और टक्कर से लाइट भी निकलती है जिसको हम बोलते हैं बिजली का चमकना। चूंकि लाइट की स्पीड ध्वनि की स्पीड से बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए बिजली चमकती पहले है, सुनाई बाद में देती है। तो ऐसे बादल जिनकी ऊंचाई ज्यादा होती है उन बादलों में बिजली चमकने, बिजली कड़कने, ओला बरसने इत्यादि की संभावनाएं बनी हुई होती हैं। बादलों के प्रकार में हम इस चीज को पढ़ेंगे। अब मुझे इतना बताओ, क्या यहां तक मैं आप लोगों को समझा पाया हूं? तो हमने विशिष्ट आर्द्रता समझ ली है, सापेक्षिक आर्द्रता समझ ली है, ओशांक बिंदु समझ लिया है, हिमांक बिंदु समझ लिया है। अब इसमें एक खेल समझाते हैं हम आपको आर्द्रता ग्राही का। आर्द्रता ग्राही तो महत्वपूर्ण है, बिना आर्द्रता ग्राही के वर्षा हो नहीं सकती है। होता क्या है, इमेजिन कीजिएगा कि मान लो यहां पर एक शहर है और यहां पर वनस्पतियां लगी हुई हैं, मतलब गांव है, जंगल है, कुछ भी मान लो रहवासी एरिया है। बादल यहां से आ रहे हैं, ये बादल हैं। इन बादलों की विशेषता है संतृप्त हैं, दूसरा संघनित हैं। मतलब दोनों कंडीशन है इन बादलों में, यानी इनके अंदर वर्षा कराने की फुल पोटेंशियल है। अब ये बादल हवा के सहारे इधर की ओर जा रहे हैं। बादल पहुंच गए किसी गांव या शहर के ऊपर। अब यहां का आदमी इन बादलों को देखकर ये उम्मीद लगा रहा है कि वर्षा होगी। अब संघनित बादल हैं, सापेक्षिक आर्द्रता भी पूरी है, संतृप्त है, सब कुछ है, लेकिन वर्षा नहीं हो रही है। कारण बताओ? कारण यह है कि इनमें आर्द्रता ग्राही नहीं है, या मैं कहूं आर्द्रता ग्राही की कमी है। तो होता क्या है कि जब मानव ये समझ जाए कि इन बादलों में अगर आर्द्रता ग्राही डाल दिया जाए तो शायद इन बादलों का जो जलवाष्प है वो छोटी छोटी पानी की बूंदें उस आर्द्रता ग्राही के साथ मिलकर बड़ी पानी के रूप में वर्षा करा दे। पर आर्द्रता ग्राही डालने के लिए तुम्हें बादल के पास जाना होगा। तो आप जानते हो कि पूरी दुनिया में एक नया कॉन्सेप्ट है कि ऐसे हेलीकॉप्टर के साथ जाओ, हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर लेके जाओ और इसके द्वारा इस बादल में कुछ ऐसे कण डाल दो जो जलवाष्प को सोखने की क्षमता रखते हो। जैसे जलवाष्प कौन सोख सकता है? सबसे अच्छा सोख सकता है नमक। इसीलिए बरसात के समय में नमक के डब्बे का ढक्कन अगर ढीला छोड़ दो तो वो उसमें नमी आ जाती है। ठीक इसी प्रकार से राख, यह भी एक प्रकार का अच्छा जलवाष्प का शोषक है। बस फर्क क्या होता है कि यदि आर्द्रताग्राही नमक का है तो जब नमक के कण में पानी आकर मिलेगा तो वो पानी कैसा होगा? नमकीन पानी नीचे आएगा। समझ पा रहे हो? नमक सस्ता है लेकिन पानी कैसा आएगा? नमकीन पानी नीचे आएगा। अच्छा, अगर राख के कण में है तो काला पानी नीचे आएगा। अच्छा सर, अगर मान लो कि आर्द्रताग्राही के रूप में यानी कण के रूप में मैंने कोई अम्लीय कण आ जाए तो? सर अम्लीय कण का मतलब
जैसे H2SO4। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ना, यह तेल रिफाइनरियों से निकलता है। एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश में बीना तेल रिफाइनरी। तो अगर आर्द्रताग्राही नमक का है तो पानी की बूंदें नमक के आसपास जुड़ेंगी। आर्द्रताग्राही राख का है तो पानी की बूंदें राख के आसपास जुड़ेंगी। अगर आर्द्रताग्राही कोई अम्लीय कण है जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, तो उस अम्लीय कण के आसपास पानी की बूंदें जुड़ेंगी। अब बताओ, अगर नमक के कण के साथ पानी की बूंदें आई नीचे तो बोलोगे नमकीन वर्षा। राख के कण के साथ आई तो बोलोगे ऐसीय वर्षा, ऐश बोलते हैं इसको। और अगर सल्फ्यूरिक अम्ल यानी अम्लीय कण के साथ वर्षा का पानी नीचे आया तो बोलेंगे अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा कहने का मतलब पानी की बूंदें ऐसे आर्द्रताग्राही कण के साथ आ रही हैं जिसमें अम्ल के गुण हैं, बात खत्म, उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो हुआ यह था कि चीन ने सबसे पहले जहाज या हवाई जहाज का प्रयोग करके सिल्वर आयोडाइड नामक एक तत्व होता है, उसको जाके बादलों में फेंका। वो छोटे छोटे कण होते हैं, तो हमने जाकर इन बादलों में कृत्रिम रूप से आर्द्रताग्राही डाल दिए, कृत्रिम रूप से डाले। अगर आर्द्रताग्राही पहुंच गए तो जो जलवाष्प है जो संघनित हो चुकी है, वो तुरंत आपस में मिलकर क्या करेंगे, वर्षा करना शुरू कर देंगे। तो ये वर्षा प्राकृतिक रूप से हुई कि कृत्रिम रूप से हुई? तो जवाब है कृत्रिम रूप से हुई। तो जब हम आर्द्रताग्राही मानवीय रूप से बादलों में डालते हैं तो इसे कृत्रिम वर्षा कहते हैं। खत्म हो गई बात। तो इसको कृत्रिम वर्षा कहते हैं। अब आप बताओ कृत्रिम वर्षा का मतलब क्या समझ में आया आप लोगों का? करुणा बोल रही सर हिमांक वाला बता दीजिए एक बार। हिमांक एक अवस्था है, मतलब पानी की बूंदें नीचे से ऊपर जा रही, पहले जलवाष्प थी, फिर एक तापमान की बिंदु के बाद वो पानी की बूंदें बनी, तो उस तापमान के बिंदु को ओसांग कहा गया। पानी की बूंद अब ऊपर जाएगी तो एक तापमान के बिंदु के बाद बर्फ बनी, तो उस तापमान के बिंदु को हिमांक कहा जाएगा। ठीक है सर। अब आप मुझे समझ पा रहे हो कि कृत्रिम वर्षा क्या होती है? हाँ सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। तो मैंने जो कल बताया था कि कृत्रिम वर्षा क्या है, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? सर अब समझ में आ गया कृत्रिम वर्षा। अच्छा, आर्द्रताग्राही का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, कोई भी धूल का कण, नमक, राख, कुछ भी हो सकता है आर्द्रताग्राही। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अम्लीय वर्षा समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर, ऐसी वर्षा जिसमें आर्द्रताग्राही के रूप में अम्ल के कण का इस्तेमाल हुआ हो। चलो अब मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं। जटिल अम्लीय वर्षा क्या है? जटिल अम्लीय वर्षा क्या होती है? अच्छा मैं इसमें हिंट दे देता हूं। इसमें दो अम्लीय कण होते हैं, है ना। एक तो होता है H2SO4 प्लस दूसरा कौन सा होता है? इन दो अम्लीय आर्द्रताग्राहियों के द्वारा अगर एक साथ वर्षा हो तो समझ जाना उसे जटिल अम्लीय वर्षा कहा जाता है। मतलब ऐसी वर्षा जिसमें H2SO4 के अम्ल के आर्द्रताग्राही तो हैं, दूसरे साथ साथ दूसरे अम्ल के भी आर्द्रताग्राही हैं। और ये बताइए आर्द्रताग्राही किसके हैं, ये आपको होमवर्क करके बताना है। तो मैंने आपको कृत्रिम वर्षा के बारे में यहाँ पर चीजें समझा दी। अब दूसरा शब्द आता है कि सर ये मेघ बीजन क्या होता है? बड़ा अलग कॉन्सेप्ट है ये कृत्रिम वर्षा से थोड़ा हटके कॉन्सेप्ट है। आप ऐसे समझिए, मेरे से अगर कोई पूछेगा कि कृत्रिम वर्षा और मेघ बीजन में क्या अंतर है, आर्टिफिशियल रेन और मेघ बीजन जिसे बोलते हैं क्लाउड सीडिंग, इनमें क्या अंतर है? तो मैं एक ही लाइन में जवाब दूंगा। ये आर्द्रताग्राही की सहायता से
संघनित छोटी छोटी जल की बूंदों को वर्षण का रूप देना, है ना। कृत्रिम आर्द्रता ग्राही की सहायता से छोटी छोटी जल की बूंदों को वर्षण का रूप देना, उसे कृत्रिम वर्षा कहते हैं। मेघ बीजन क्या होता है? मेघ बीजन वर्षा में त्वरण लाता है। इसका आर्द्रता ग्राही से कोई लेना देना नहीं है। वर्षा में त्वरण का क्या मतलब है? मान लो ये बादल जो है वो तेजी से हवा के सहारे आगे जा रहा है, तो वर्षा यहाँ कम हो सकती है। तो ये लोग क्या करते हैं वैज्ञानिक लोग, जैसे कि कानपुर आईआईटी वाले ने किया था, एग्जाम्पल आईआईटी कानपुर। इन लोगों ने क्या किया, हवाई जहाज के द्वारा ऊपर बादलों में गए और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बादलों में डाल दिया, और जैसे ही ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को डाल दिया तो वो ठंडा होता है, तो बादल बहुत जल्दी ठंडे हो गए। ठंडे हो गए तो उनकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ गई, संघनन जल्दी हो गया, पूरी जलवाष्प पानी की बूंदें बदल गई, पूरा पानी फड़फड़ा के नीचे आ गया। इसे मेघ बीजन कहा जाता है। तो जब जहां लगता है कि यहाँ से बादल तेजी से निकल जाएंगे और यहाँ पानी की जरूरत ज्यादा है और आगे बाढ़ आ सकती है, ऐसा होगा ना देश में, कि मान लो कि असम में बादल पहुंचने वाले हैं और असम में बाढ़ आ सकती है और बिहार में पानी नहीं बरसा, तो उन बादलों को बिहार में पानी बरसाने के लिए मजबूर कर दो, तो जो उनकी होल्डिंग कैपेसिटी है उसमें त्वरण ला दो, एक्सेलरेशन इन प्रिसिपिटेशन। तो उसमें ठोस कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया, बहुत जल्दी ठंडा हुआ, अचानक से तापमान गिरने से अंदर का वाष्प पूरा पानी बन गया और वो आर्द्रता ग्राहियों के साथ मिलकर फटाक से नीचे आ गया। इसको हम बोलते हैं मेघ बीजन। कुल मिला के प्री डिलीवरी, बच्चे भी होते हैं ना, कोई 9 महीने में होता है, कोई 8 महीने में होता है, तो ये मेघ बीजन एक प्रकार से बादलों की प्री डिलीवरी है। बादलों ने सोचा था देंगे कहीं और, देना कहीं और पड़ता है आदमियों के हस्तक्षेप के कारण। इसीलिए मेघ बीजन और कृत्रिम वर्षा दोनों ही आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम रूप से की गई कार्यविधियां हैं। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है संघनन। सर आता है हमें हिमांक बिंदु, आता है ओशांक बिंदु, आता है सापेक्षिक आर्द्रता, आती है निरपेक्ष आर्द्रता, आती है एडियाबैटिक डायाबैटिक तापीय परिवर्तन आते हैं। इस पूरी कहानी में जो आपको समझ में आना है वो है बादलों को लेकर। जो भी वर्षा हो रही है वो बादलों को लेकर वर्षा हो रही है, समझिएगा। अब बादल तो 2 प्रकार के होते हैं, है ना। एक होता है जो जमीन से ऊपर बनते हैं और एक होते हैं जो जमीन के पास बनते हैं। तो पहले बादलों के प्रकार को एक बार मैं आपको समझा देता हूं और फिर पीडीएफ के साथ इनको पढ़कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैं ज्यादा भसड़ में नहीं फंसना चाहता। बादलों के प्रकार से कोई प्रश्न नहीं बनते हैं, एमपीपीएससी का इतिहास उठाकर देख लो, अगर बनेंगे तो इससे तुम लोग अच्छा लिख के चले आओगे। देखो ध्यान से, मेरा ये मानना है कि बादल ऊंचाई के आधार पर और प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से पढ़ो। तुम प्रकृति के आधार पर जो मैं बोल रहा हूं बस उतने पढ़ते जाओ। पहला निम्बस, दूसरा क्यूमुलस, तीसरा स्ट्रेटस। निम्बस, क्यूमुलस, स्ट्रेटस। जब मैं बोलूं निम्बस, समझ जाना वर्षा कराने में सक्षम, मूसलाधार वर्षा कराने में सक्षम। मैं बोलूंगा क्यूमुलस, इसका मतलब ऊर्ध्वाधर बादल। और मैं बोलूंगा स्ट्रेटस, इसका मतलब क्षैतिज बादल। आप इन पॉइंटों को अपने दिमाग में बैठा लो। निम्बस बोलूंगा, किसी भी बादल में लगा दूं निम्बस, पानी बरसाएगा। अगर मैं बोलूं क्यूमुलस, इसका मतलब ऊर्ध्वाधर है। अगर मैं बोलूं स्ट्रेटस, इसका मतलब है क्षैतिज है। देखो निम्बस और कैसे बादल देखेंगे मैं यहां पर दिखाता हूं। पहला बादल ये है क्यूमुलस बादल।
क्यूमुलस बादल का अगर आप देखोगे तो इसकी ऊंचाई ज्यादा होती है, ऊंचाई इसकी ज्यादा होती है। क्यूमुलस बादल की विशेषता ये है कि ऊंचाई ज्यादा होगी, गोभी के समान दिखाई देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गोभी के समान दिखाई देते हैं, है ना। ओशांक बिंदु प्लस हिमांक बिंदु दोनों मिल सकते हैं, क्योंकि हिमांक बिंदु तब मिलेगा जब ऊंचाई ज्यादा हो। तो किन बादलों में ओशांक और हिमांक दोनों मिलते हैं? क्यूमुलस बादल में। पर समस्या ये है कि ये चौड़े कम होते हैं, इनका आधार कम होता है। आधार कम होने की वजह से ये कम क्षेत्र में वर्षा करते हैं, ध्यान रखना है। आधार कम होने पर कम क्षेत्र में वर्षा करेंगे, कम क्षेत्र में वर्षा करते हैं, लेकिन मूसलाधार करते हैं, ऐसे कि बाढ़ आ जाए। बिजली इनमें चमकती है, तड़ित झंझा इसमें देखने को मिलता है। तड़ित झंझा मतलब बिजली का चमकना। अब ये क्यों हो रहा है वो मैंने तुमको पिछली क्लास में अभी जस्ट समझाया है ना, कि अगर मान लो यहां पर हिमांक बिंदु है, ये हिमांक बिंदु है, तो बताओ ना, नीचे का जलवाष्प ऊपर जा रहा है, पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यहां पर आयन टकराएंगे तो बिजली चमकेगी, तड़ात की आवाज आएगी। तो जो क्यूमुलस बादल होते हैं, जब मैं बोलूं क्यूमुलस, तुम समझ जाना फूल गोभी की तरह एक बादल बनाना है जिसका आधार चौड़ा, ऊंचाई ज्यादा होती है। इसमें बिजली चमक सकती है, बिजली गरज सकती है, ओले बन सकते हैं, मूसलाधार बारिश होगी, कम क्षेत्र में होगी, कम समय के लिए होगी, लेकिन भयंकर होगी और तुरंत बाढ़ ला देगा। लेकिन जब मैं बोलूं स्ट्रेटस प्रकार के बादल, तो इनका जो नियत होता है वो ऐसा होता है, ऐसे होते हैं, मतलब ऊंचाई कम होती है लेकिन चौड़ाई ज्यादा होती है। इसका जस्ट उल्टा होगा, यहां पे ऊंचाई ज्यादा चौड़ाई कम, तो चौड़ाई ज्यादा ऊंचाई कम। ये कम क्षेत्र में बहुत तेज गति से वर्षा करते हैं, ये ज्यादा क्षेत्र में धीरे धीरे वर्षा करते हैं। इनसे तुरंत बाढ़ आने की संभावना है, इनसे बाढ़ आने की संभावना कम होती है। इसमें बिजली चमके ही चमकेगी, इसमें चमके जरूरी नहीं है, इसमें ओले बनेंगे ही बनेंगे, इसमें बने जरूरी नहीं है। पॉइंट समझ पा रहे हैं? तो जो बादल क्षैतिज होते हैं उन्हें स्ट्रेटस कह देना, और जो बादल ऊर्ध्वाधर होते हैं उन्हें क्यूमुलस कह देना। अब अगर मैं बोलूं क्यूमुलोनिम्बस, एक बादल बोल रहा हूं मैं, क्यूमुलोनिम्बस, मैं बोल रहा हूं निम्बो स्ट्रेटस, बताओ इसका क्या मतलब निकल रहा है? सर आप अब कहना चाह रहे हो कि क्यूमुलो मतलब क्यूमुलस बादल ये, और निम्बस मतलब पानी बरसेगा। तो जब बादल क्यूमुलोनिम्बस हो तो कितना खतरनाक होगा? एक तो गोभी की तरह है, ऊपर से उसमें पानी भरा हुआ है, बरसने को तैयार है। तो केवल क्यूमुलस बोलूं तो बादल है, पानी है या नहीं पता नहीं। जब उसमें निम्बस लगेगा तब वो पानी बरसाएगा, यानी बादल में निम्बस है तो मतलब मूसलाधार वर्षा के लिए तैयार है। अब मैं बोल रहा हूं निम्बो स्ट्रेटस, मतलब क्षैतिज है लेकिन पानी बरसाएगा भाई साहब, भले वो रिमझिम करे। क्यूमुलोनिम्बस ऊर्ध्वाधर है भाई साहब, भयंकर पानी बरसेगा। केवल क्यूमुलस खाली है, गरजने वाले बरसते नहीं है, उस टाइप का है। हाँ सर ये बात भी समझ में आ गई। अब ऐसे ही ऊंचाई के आधार पर, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है जलवाष्प की मात्रा में कमी आती जाती है, तो ऊंचाई के आधार पर 1 2 3। अब देखो ध्यान से, अल्टो गाड़ी सुनी है कभी किसी ने? अल्टो, अल्टो मतलब बताओ तो सर अल्टो कैसे बताओगे? देखो ध्यान से, मैंने कहा मेरे पास एक स्विफ्ट गाड़ी है, स्विफ्ट, और मेरे पास एक सियाज गाड़ी है। सियाज हो गई बड़ी, सियाज हो गई बड़ी, ये हो गई छोटी, या और ले लो इसमें। और अल्टो का मतलब बीच का, अल्टो का मतलब बीच का, तभी तो आई है सुजुकी अल्टो, बीच की, ना छोटी ना बड़ी, पता नहीं कैसी। तो जब मैं बोलूंगा अल्टो, जिस बादल में अल्टो लगा हुआ हो, समझ जाना वो बादल ना ऊपर है ना नीचे है, बीच में है साला। मैं बोलूं अल्टो स्ट्रेटस, क्षैतिज है बीच में है,
अच्छा सर, अल्टो क्यूमुलस क्षैतिज नहीं है, ऊर्ध्वाधर है लेकिन बीच में है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? और जो सबसे ऊपर बादल होते हैं उनको बोलते हैं साइरो। साइरो का मतलब सर्वाधिक ऊंचाई पर। और सबसे नीचे होते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रेटो। स्ट्रेटो का मतलब सबसे नीचे बादल, अल्टो का मतलब बीच वाले बादल, साइरो का मतलब ऊपर वाले बादल। हिंदी में ना पच्छाव कहते हैं, पर हम हिंदी से अच्छा सीधा इंग्लिश का कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे और हिंदी को वहां अप्लाई कर लेंगे। अब पच्छाव मेघ बताओ क्या है? सबसे ऊंचाई पे बनने वाले बादल। अल्टो का मतलब मध्य में बनने वाले बादल, स्ट्रेटो का मतलब सबसे निचली सतह पर बनने वाले बादल। क्या तक बोलो क्लियर है? तो मैंने तुमको ये 4 पॉइंट समझा दिए। अब बादलों के हिसाब से इन्हीं को वहां पर अप्लाई करते हुए घूमना है और बड़ी आसानी से हम इनको अप्लाई करते रहेंगे। चलो देख लो भैया, आ जाओ, है ना। अब जो जो मैंने पढ़ाया है उसको मैं पीडीएफ में आपको यहां पे बता देता हूं। देखो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? हमारा टॉपिक चल रहा है आर्द्रता और वर्षण। आर्द्रता का मतलब बताओ क्या होता है? एक लाइन में मैंने सिखाया है, आर्द्रता का मतलब होता है वायु के अंदर, पवन के अंदर उपस्थित जलवाष्प। तो वायुमंडल में उपलब्ध जल का गैसीय रूप जलवाष्प कहलाती है, और जब यही जलवाष्प हवा के अंदर उपस्थित हो तो उसे आर्द्रता कहते हैं। अब इसके बारे में पूरी कहानी यहां पर लिखी हुई है। मैंने पहले ही कहा था समझाऊंगा तो पीडीएफ नहीं पढ़ाऊंगा। जो मैंने समझाया वो सब बातें इसमें लिखी हुई हैं। आराम से घर पे बैठ के पीडीएफ पढ़ते रहना। इंग्लिश मीडियम में बच्चा अगर है जिसको थोड़ी बहुत तकलीफ है तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेटरन भी मैंने यहाँ पर किया हुआ है। फिर है आर्द्रता की मात्रा। अब आर्द्रता की मात्रा कैसे मापते हैं वो पूरा यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है। फिर आगे इंग्लिश मैंने इसे कन्वर्ट किया। फिर आर्द्रता के प्रकार। अब निरपेक्ष आर्द्रता के बारे में मैंने आपको बताया सब कुछ। हाँ सर बताया था आपने निरपेक्ष आर्द्रता के बारे में। हाँ अभी आ रहे हैं बादल। बादल से प्रश्न नहीं बनेंगे, छाती पे धर के नहीं ले जाना है। जितना पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस करो और जो मैंने बोल दिया है उस आधार पर कंप्लीट हो जाएगा। अभी आएंगे पीडीएफ में बढ़ा दूंगा पढ़कर। ज्ञानी बनने की कोशिश मत करो। क्या निरपेक्ष आर्द्रता मैंने आपको पढ़ाई है? हाँ सर स्टार्टिंग में पढ़ा दी है, ये उसका इंग्लिश वर्जन लिखा हुआ है। क्या सापेक्षिक आर्द्रता मैंने आपको पढ़ाई है? हाँ सर पढ़ाई है, ये सापेक्षिक आर्द्रता लिखा हुआ है, ये इसका फॉर्मूला है, लिख कर आना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये पूरी सापेक्षिक आर्द्रता और आर्द्रता को लेकर मैंने कंटेंट दिया है, आराम से पढ़ लीजिएगा। विशिष्ट आर्द्रता ये रहा। विशिष्ट आर्द्रता क्या होता है वो मैंने क्लास में शुरू में पढ़ा दिया था, वो ये पूरा कंटेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर बादलों पे आ जाओ। तो बादलों में 3 प्रकार के बादल होते हैं। हाई लेवल बादल जो सबसे ऊंचाई पर होते हैं, फिर मिडिल वाले बादल जो बीच में होते हैं, और फिर लो लेवल बादल जो नीचे होते हैं। जो लो लेवल होते हैं इनको स्ट्रेटो बादल कहते हैं, जो बीच में होते हैं इनको अल्टो बादल कहते हैं, जो सबसे ऊंचे होते हैं इनको साइरो बादल कहा जाता है, साइरस। आ जाओ देख लेते हैं एक बार। बादल की परिभाषा ये लिखा है कि बादल किसे कहते हैं और पूरी कहानी इसमें लिखी हुई है, आराम से पढ़ लीजिएगा। बादलों के प्रकार यहाँ पर देखो, स्वरूप के आधार पर बादल पच्छाव मेघ, कपासी मेघ, स्तरीय मेघ, वर्षा मेघ। फिर ऊंचाई के आधार पर बादल तो उच्च मेघ, मध्य मेघ, निम्न मेघ। तो जो निम्न मेघ हैं वो 0 से लेकर 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्राप्त होते हैं, इन्हें निम्न मेघ कहा जाता है। 2.5 से लेकर 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक प्राप्त होते हैं, मध्य मेघ कहा जाता है। 6 से लेकर ऊपर 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक प्राप्त होते हैं, उन्हें उच्च मेघ कहा जाता है। तो जो निम्न मेघ है उसमें आते हैं स्तरीय कपासी मेघ, स्तरीय मेघ, वर्षा स्तरीय मेघ, कपासी मेघ और कपासी वर्षा मेघ। अब ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे हिंदी कर देता हूं। कपासी बोलूंगा इसका मतलब है क्यूमुलस। वर्षा मेघ बोलूंगा इसका मतलब है निम्बस। पच्छाव बोलूंगा इसका मतलब है साइरस। स्तरीय बोलूंगा इसका मतलब है स्ट्रेटो। क्या होगा? स्ट्रेटो। अब ये मैंने कहानी इधर से जोड़ के समझा दी ना। अब वो कह रहा है कि स्तरीय कपासी मेघ। स्तरीय का मतलब नीचे है, कपासी का मतलब ऐसे कपास जैसा, लेकिन मेघ है, पानी बरसा जरूरी नहीं है। फिर वो कहता है स्तरीय मेघ मतलब क्षैतिज है। फिर वो कहता है वर्षा स्तरीय मेघ
क्षैतिज है लेकिन इसमें निम्बस वाला काम है, पानी बरसा सकता है। फिर कपासी मेघ, केवल ये रहा। फिर कपासी वर्षा मेघ, मतलब कपासी भी है और निम्बस भी है। फिर ऐसे मध्य मेघ में मध्य स्तरीय मेघ, उच्च कपासी मेघ, और ऊंचाई पर पश्चाप मेघ, पश्चाप स्तरीय मेघ, पश्चाप कपासी मेघ। कोई जोड़ जाड़ के करना है, एमपीपीएससी में नहीं आएगा, अगर आएगा तो कंटेंट यहां लिखा है। स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण, पश्चाप मेघ मतलब साइरस क्लाउड, मतलब सबसे ऊंचे, कैसे दिखते हैं, सफेद रंग के पंखों के समान प्रतीत होने वाले बादल होते हैं। फिर कपासी मेघ यानी क्यूमुलस, यह मेघ साफ मौसम के सूचक होते हैं, इसका विस्तार एवं संघनता अत्यधिक होती है और गोभी के समान दिखाई देते हैं। ठीक है। फिर स्तरीय मेघ, ये बादल लंबवत, ऊंचाई कम लेकिन क्षैतिज ऊंचाई ज्यादा होता है, स्ट्रेटस, मैंने बताया था अभी जस्ट। हाँ सर वही है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलो। निम्बस माने वर्षा वाले मेघ, ऐसे मेघ जिनमें वर्षा कराने की क्षमता होती है उन्हें निम्बस कहा जाता है। यही मैंने कहानी आपको बताई है, यही कंटेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर ऊंचाई के आधार पर, तो सबसे पहले उच्च वाले मेघों में पश्चाप मेघ, पश्चाप स्तरीय मेघ, पश्चाप कपासी मेघ, उच्च स्तरीय मेघ, उच्च कपासी मेघ, स्तरीय कपासी मेघ, स्तरीय मेघ। ये पूरा कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है बादलों को लेकर, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। फिर आगे हमने वर्षा क्या होती है वो भी समझाया कि एक जल चक्र होता है जो जलवाष्प ऊपर जाती है, संघनन होती है, फिर आर्द्रता गहराई के साथ मिलकर बड़ी बूंद के रूप में गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आती है। उस पूरी प्रक्रिया को वर्षण कहा जाता है, यह एक जल चक्र प्रक्रिया है। वर्षण कई प्रकार के होते हैं, उसमें हम ऐसे देख सकते हैं वर्षणों के प्रकार में, एक होती है फुहार के रूप में वर्षा, है ना। तो वर्षा में जो पानी ऊपर से नीचे आता है वो किस रूप में आ सकता है, फुहार के रूप में आ सकता है। हिमपात स्नो के रूप में आ सकता है, सहिम वर्षा स्लीट के रूप में आ सकता है, या फिर ओलापात यानी कि हेलिंग के रूप में आ सकता है। बादल फटना क्लाउड बस्टिंग के रूप में आ सकता है। बादल फटने की जो घटना है वो जरा ध्यान से समझने का प्रयास करना कि बादल फटने की घटना कैसे होती है। सामान्यतः बादल फटने की घटना पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है, और उसमें होता यह है कि जब कोई पर्वतीय क्षेत्र ऐसी अवस्था धारण किए होता है कि उसकी दोनों ढालें विंडवार ढाल बन जाएं। सपोज करो कि यहां से आ रही है आर्द्र जलवायु, और ये आर्द्र जलवायु यहां से ऊपर चढ़ी, यहां से भी आ रही है आर्द्र जलवायु, और ये आर्द्र जलवायु नीचे से ऊपर चढ़ी, और ये दोनों ऊपर पहुंचते हैं और ऊपर पहुंचकर बादल बनाते हैं। और अगर ये बादल लगभग 20 किलोमीटर एरिया में 1 घंटे के अंदर 100 सेंटीमीटर मिलीमीटर वर्षा कर देता है तो समझ जाना कि इस घटना को बादल का फटना कहा जाता है। बादल फटने की घटना भारत के कई क्षेत्रों में हो सकती है, वो हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश का अमरकंटक भी शामिल है। तो बादल फटने की घटना तब होती है जब पर्वतों के दोनों ढालों से हवाएं ऊपर उठती हैं और बादलों का निर्माण ऐसे करती हैं कि 1 घंटे के अंदर ही 100 मिलीमीटर की वर्षा, वो भी 20 किलोमीटर के क्षेत्र में अगर हो जाए तो उस घटना को बादल का फटना कहा जाता है। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम वर्षा क्या होती है, मैंने आपको बता दिया कृत्रिम वर्षा कैसे कराई जाती है, उसके लाभ क्या हो सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। कृत्रिम वर्षा के लाभ पानी से जुड़े हुए हैं पूरी तरह से। कृत्रिम वर्षा की कई सारी हानियां हैं जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप इनको पढ़ेंगे आसानी समझ में आ जाएंगी। चलिए, फिर मैंने क्लाउड सीडिंग के बारे में बताया था। क्लाउड सीडिंग क्या होता है इसके भी मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है, जो भी पढ़ाया है वो यहाँ पर लिखा है। स्टार्टिंग में मैंने आपको वर्षा के प्रकारों के बारे में पढ़ाया था। हाँ, बादल वाले पॉइंट आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, पर जो हम पढ़ रहे हैं ऐसा सिलेबस में नहीं आएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून को समझाइए, या भारत में मानसून की उत्पत्ति को बताइए, या अल्नीनो का मानसून पर प्रभाव बताइए, या इंसो का मानसून पर प्रभाव बताइए। ये प्रश्न आएंगे। यहाँ पे अगर प्रश्न आते हैं तो भी सोने पे सुहागा, हम तैयार हैं। तो जो प्रश्न आने की संभावना है वो मैं खुद लिख के बता दे रहा हूँ आप लोगों को। इसके अलावा अगर मन संतुष्ट नहीं हो रहा है तो ई बुक भी अपलोड है, पढ़ पढ़ के मर जाओ। अगर मैं कहीं पर फॉर्मेलिटी कर रहा हूं तो इसका मतलब है तो मैं भी वहां फॉर्मेलिटी ही करनी है। हम ये अपने दिमाग से बाहर निकाल दें कि हमें हाय राम इसमें कितना पढ़ना है मुझे। अरे नहीं आते हैं तो नहीं आता है मुझे, बस बात खत्म। मुझे वो आता है जो एसडीएम बनने में काम की जरूरत है। और अगर बादलों को लेकर प्रश्न बनेगा तो बादलों को मैंने समझा दिया है, प्रश्न खाली नहीं जाएगा तुम्हारा। पहले तो बात बनेगा नहीं, अगर बनता है तो हम लिख के आएंगे कुछ ना कुछ। फिर यहाँ पर देखो वर्षा के प्रकार, क्या मैंने समझाया था आपको, शुरुआत में समझाया था। संवहनीय वर्षा को लेकर मैंने क्लास ली थी, फिर मैंने पर्वतीय वर्षा को लेकर भी क्लास ली थी, फिर मैंने
चक्रवाती वर्षा को लेकर क्लास ली थी, तो मैंने संवहनीय, पर्वतीय, चक्रवाती सभी प्रकार की वर्षाएं आपको पढ़ाई हैं। अब आते हैं भारत के मानसून में। भारत के मानसून में देखते हैं कि वर्षा कब कब होती है और कैसे होती है। मेन मुद्दा तो ये है। तो भारत के मानसून में जो वर्षा होती है, तो उसमें हम देखते हैं कि भारत में मानसून की शुरुआत, फलाना ढिकाना, ये सब चीजें हम लोगों ने सीखी थी। तो वापस से मैं अपनी क्लास को वहीं पहुंचाता हूं जहां हम लोग शुरुआत में थे। लास्ट है ये 10 मिनट का क्लास है। इस 10 मिनट की क्लास में हम चीजों को कंप्लीट कर लेंगे। टाइम भी हो गया है, तो मैं इस क्लास को कल के लिए पोस्टपोन करता हूं। वर्षण में एक क्लास और हो जाएगी, क्योंकि हमें पढ़ना है दक्षिण पश्चिम मानसून, प्रश्न वहीं से आएगा। तो अंत में हम जब जाएंगे तो इस मुद्दे की तरफ जा रहे हैं कि भारत में वर्षा कैसे हो रही है। तो भारत में वर्षा होती है दो प्रकार से, एक मानसून के आगमन के रूप में और एक मानसून के लौटने के रूप में। क्या यहां तक आप लोग क्लियर है? ऐसे बोलो सर अब एकदम क्लियर है। जो भी आपने पढ़ाया है पीडीएफ में पूरा कंटेंट आपने दे दिया है। जहां जरूरत है आप खुद लिखकर पढ़ा रहे हो, जहां जरूरत है खुद डायग्राम बना रहे हो, जहां पर आवश्यकता लग रहा है कि एग्जाम में आएगा उसका कंटेंट आप प्रॉपरली लिखकर दे भी रहे हो। और जो कंटेंट आप पीडीएफ में पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब अगर आप फॉर्मेलिटी कर रहे हो तो संदेश ये है कि हम भी फॉर्मेलिटी पढ़कर निकल जाएं। क्योंकि बेटा जलवायु से प्रश्न तो एक ही बनना है। हम 14 क्लास पढ़ चुके हैं, उसमें जो प्रश्न बन सकते तो वो मैंने आपको बता दिया। तो एक होता है कि एसडीएम बनने के लिए कंटेंट पर्याप्त होना चाहिए, जो कि है मेरा। एक होता है आत्मा की संतुष्टि के लिए, वो भी पर्याप्त है। इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ा रहा होगा, पढ़ा रहे होंगे मतलब ऐसा नहीं कहना चाहिए कोई नहीं पढ़ा रहा होगा, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि बेस बना रहे। पर मेरा फोकस है कि आपको एसडीएम बनाना है। स्लीम या स्लीट, स्लीम या स्लीट, स्लीट वर्षा क्या होती है? एक प्रकार का स्नोफॉल होता है स्लीट वर्षा में भी। थोड़ा सा स्नो जो है ना, जो हिमपात होता है, मोटा मोटा चादरों के रूप में होता है, उसे स्लीट वर्षा कहते हैं। अंजलि क्लियर बोलो, क्लियर है? अभी भी समझ में नहीं आ रहा, जैसे अंजलि को बात मेरी समझ में नहीं आ रही। तुम लोगों को यहां पे एक कीड़ा है, तुम लोगों को यहां पे एक कीड़ा है। तुम्हें इतनी बात नहीं समझ में आ रही अभी तक मेरी क्लास में कि जो एमपीपीएससी मेंस में प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर मैं क्लास में खुद कराता हूं, और मैंने अल नीनो ललीनो में कराया है। और जिसका एमपीपीएससी से प्रश्न से कोई लेना देना है ही नहीं, केवल सिलेबस में लिखा हुआ है, उसको मैं उतना ही पढ़ा रहा हूं कि अगर एग्जाम में आता है तो पेपर खाली छोड़कर नहीं आओगे। और ज्ञानी बनना है तो ई बुक भी अपलोड है, पीडीएफ भी अपलोड है। खूब पढ़ो और मरो मेरी तरफ से। नहीं तो मैं जो पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करो, जहां पर मैं फोकस कर रहा हूं उस टॉपिक को फोकस करो। जो मैं छोड़ रहा हूं उसको तुम भी छोड़ो। जिस पर मैं फॉर्मेलिटी कर रहा हूं उस पर तुम भी फॉर्मेलिटी करो। अगर एसडीएम बनना है तो 60 यूनिट हैं, फेफड़े बाहर आ जाएंगे। तुम सभी यूनिटों को नहीं रट सकते, सभी में ज्ञानी नहीं बन सकते। लेकिन कीड़ा है ना यहाँ पे, सर वो शब्द नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो रट लो, आगे बढ़ो। क्या उसमें पूरा दिन खराब करोगे अपना? नहीं समझ में आ रही बात, छोटी सी बात है। सर मान लो कि सर मुझे नहीं समझ में आया कि प्री मानसून क्या है, नहीं समझ में आया तो ये शब्द रट लो। रट लोगे 5 मिनट लगेगा, टेंशन खत्म हो गई ना। लेकिन वो फालतू का, अरे सर वो शब्द नहीं समझ में आ रहा है, अरे सर वो शब्द समझ में नहीं आ रहा है। अरे एसडीएम बनना है कि ज्ञानी बनना है तुम्हें? एसडीएम बनना है तो जो पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करो। जिसमें फॉर्मेलिटी कर रहा हूं तुम भी फॉर्मेलिटी करो। जिसके नोट्स में बना रहा हूं उसके नोट्स तुम भी बनाओ। मुझसे मिलो तुम एग्जाम के बाद, मेरे से मुलाकात करना जब मेंस का पेपर हो जाए, और मेरे मुंह पे आके ऐसे बोलना कि मार साहब तुमने पढ़ाया था, प्रश्न नहीं फंसा। हाँ, सोनू का कहना बिल्कुल सही है कि सर सबके मेन पॉइंट से ही प्रश्न बनते हैं। सिलेबस में क्या लिखा हुआ है तुम मुझे बताओ, और सिलेबस देख के बताओ अपने कॉन्फिडेंस के साथ कि अल्नीनो शब्द है, क्या अल्नीनो तुमसे बनेगा? क्या मैंने अल्नीनो पे समय नहीं दिया तुम्हें? लानीना शब्द है, दक्षिण दोलन शब्द है, पश्चिमी विक्षोभ शब्द है। ईमानदारी से बताओ इनमें एक एक दिन दिया है कि नहीं दिया है, खूब डिटेल में समझाया है कि नहीं समझाया है, और यही शब्द से प्रश्न बनेंगे। फिर उसने कहा वर्षा, आज तीसरी क्लास है वर्षा पे, बोलो हाँ या ना, है कि नहीं है? मानसून की उत्पत्ति,
क्या इससे प्रश्न नहीं बनेगा? तुम मुझे बताओ, क्या आप नहीं लिख पाओगे? सर आपने सब पढ़ाया है, सब लिख देंगे, कोई लोड नहीं है। तो अभी हम वर्षा वाली लास्ट हमारी क्लास और है। तो वर्षा में 4 क्लास हुई है, वैसे 3 क्लास होनी थी, 1 क्लास और बढ़ गई है। उसमें दक्षिण पश्चिम मानसून को पढ़ के ही जाना है, क्योंकि वही प्रश्न पूछा जाएगा। जो प्रश्न पूछा जाएगा वो अभी तक हमने पढ़ाया ही नहीं आपको। तो कल की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण है। भारत में वर्षा कराएंगे हम लोग, पश्चिमी घाट पे कितनी वर्षा, पूर्वी घाट पे कितनी वर्षा। कल की क्लास प्री और मेंस दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ना? हाँ, यहाँ थोड़ा सा जाग जाओ। मेरी क्लास कहने का मतलब ये हुआ कि मैं तुमको उस लेवल पर कंटेंट देना चाह रहा हूं। तुम्हें एनालिसिस करना भी आना चाहिए कि मास्टर कहां छोड़ रहा है, कहां नहीं। और छोड़ मैं कुछ नहीं रहा हूं। जहां मैं पीडीएफ पढ़ रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये फॉर्मेलिटी वाले टॉपिक हैं, लोड नहीं लेना है, मैं ये कहना चाह रहा हूं बस, और कुछ नहीं कह रहा हूं। अंजलि क्लियर, करुणा क्लियर, सबको क्लियर? चलो ठीक है। ग्रो अप हो जाओ। अब कक्षा 12वीं पास तो ना कर रहे हो, बड़े हो जाओ। यहां से सोचना शुरू करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा करो। जो 2 मार्कर्स बन सकते हैं वो 2 मार्कर्स मैंने यहां लिख दिए हैं। तो बस अपने आप से पूछो, वर्षा की विलोमता आता है, विसंगति आती है, परिवर्तनशीलता आता है, चक्रवाती वर्षा लिख देंगे, वाताग्री वर्षा लिख देंगे, पर्वतीय वर्षा लिख देंगे, सम्मानी वर्षा लिख देंगे, वर्षा के प्रकार लिख देंगे। वर्षा को प्रभावित करने वाले कारक वही जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। कृत्रिम वर्षा लिख देंगे, मेघ बीजन लिख देंगे, संघनन आता है, हिमांक आता है, ओसांक बिंदु आता है, सापेक्षिक आर्द्रता आती है, निरपेक्ष आर्द्रता आता है, एडियाबैटिक तापीय परिवर्तन जानते हैं, डायाबैटिक तापीय परिवर्तन जानते हैं, अम्लीय वर्षा जानते हैं, जटिल अम्लीय वर्षा होमवर्क दे दिया गया है। क्या नहीं है? सामान्य ह्रास दर आता है, पर्यावरणीय ह्रास दर को ही सामान्य ह्रास दर कहते हैं। हाँ, तो वही करता हूं मैं सोनू। मेरे पढ़ाने का तरीका तुम्हें इतना तो समझ में आया होगा ना, कि समझाने पर फोकस करूंगा, और जिस प्रश्न की आने की संभावना है उसको मैं खुद लिखाऊंगा, खुद से कराता हूं ना प्रश्न को, और जो कंटेंट होता है उसको मैं खुद से लिखाता हूं। जैसे भारत में वर्षा वाला है, तो ये कंटेंट मैंने खुद से लिखा दिया। ये प्री के लिए भी हो गया, मेंस के लिए भी हो गया, है ना? तुम तो पढ़ो और छापो, बस आगे बढ़ो। चलो मिलते हैं फिर।